नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम कहानी पुरस्कार के द्वितीय भाग में हैं और जैसा कि हमने पहले भाग में पढ़ा था, कौशल का जो देश काल और वातावरण हम देख सकते हैं, उसमें कथा है कौशल, नरेश, मधुलिका जो युवती है जिसका खेत राजा जी लेते हैं खेती करने के लिए और उसे अनुग्रह देते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करती। और वहीं पर मधुलिका का जो प्रेमी जो लौट कर आया है, जो मगध का राजकुमार है, अरुण। अरुण लौट कर आया है, मधुलिका से आके फिर से मिलता है, उसे स्वप्न दिखाता है कि मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ। और किस प्रकार से कि तो जो जहाँ पर मधुलिका रहती है, जिस राष्ट्र में रहती है कौशल, उसे जीत कर उसे वहाँ की रानी बनाना चाहता है। तो एक सुनहरे सपने, एक प्रमाद सा मधुलिका के मन में चलने लगा और वह इससे इनकार नहीं कर पाती। अरुण फिर से उसे पूछता है कि बोलो, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तो मंत्रमुग्ध सी मधुलिका कह उठती है, जो कहोगे वह करूँगी। यानी वो पूरी से प्रेम में आ चुकी है। अब दूसरा भाग, राजमहल का दृश्य दिखाया गया है। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्ध निद्रित अवस्था में आंखें मुकलुत किए हैं। एक चाम धारणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचलित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, पहरेदार ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई? आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है। 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्य से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं? सैमित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना, देव जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव, कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। तो योजना इस प्रकार से है कि जो दुर्ग के दक्षिण में जो नाला है, उसके पास में मधुलिका भूमि मांग लेते हैं और वहीं से वो दुर्ग में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं। यहाँ पर हम देखें तो हम पाते हैं कि जो सिंह मित्र की पुत्री मधुलिका है, जो जिसने कभी कौशल की रक्षा की थी, आज वही अपने प्रेम के वशीभूत होकर कौशल को विदेशी मगध के अरुण के हाथों पराजित करना चाहती थी। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम था और उसका जो देश प्रेम था कौशल के प्रति, वो किस प्रकार से भंग होता है या बसता है, जो हम आगे देखेंगे। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी और उनके छिपे वे मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम, रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोंपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी इस प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिके। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोंपड़ी की ओर चली।
पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निविड़ तम से गिरा था। अब मधुलिका को एक असमंजस की स्थिति आई है। एक द्वंद्व सा उसके मन में उठने लगा है। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो? फिर वह सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय! कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र, कौशल का राक्षस वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं, मधुलिका, मधुलिका! जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे, वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। यहीं पर उसके मन में एक भाव सा आया है कि उसे अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। रात एक पहर बीत चली पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड़ग, लगाम और तलवार। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, परंतु मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोक कर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने सड़क पर कहा, तो कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। यानी जो सेनापति था वो दस्युओं को सफाया करके लौट रहा था। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है। पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कह। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिण नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे, यानी वो अपनी जो योजना थी, अरुण की योजना, वो उसे बता चुकी थी। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कह रही है? मैं सत्य कहती हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्होंने, शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो, आलोक और शब्द न हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह घड़ी जा रही थी। घृणा और लज्जा उसे खुद के प्रति आ रही थी, स्वयं के प्रति। राजा ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यही ठहरो, पहले मैं उन आतताइयों का प्रबंध कर लूँ। अपने साहसी अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा था। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मुख हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी। प्राण दंड, यानी अरुण को प्राण दंड दिया गया। मधुलिका बुलाई गई। वह पगली से आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है वे सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा।
अरुण जो हंसा था उसमें व्यंग्य था कि किस प्रकार से उसने अपने प्रेम का अपमान किया था, अपने व्यक्तिगत प्रेम का अपमान किया था, किसके लिए, उस कौशल के लिए। तो वो हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। और इस प्रकार से मधुलिका ने अपने व्यक्तिगत प्रेम के ऊपर अपने देश प्रेम को महत्व दिया, किंतु फिर अपने व्यक्तिगत प्रेम की भी रक्षा की और अपने व्यक्तिगत प्रेम के पास में भी जाकर फिर से वो खड़ी होती है और अपने लिए प्राण दंड मांगती है। और इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हो जाती है। बहुत ही सुंदर कहानी है। इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में एक बार फिर से पढ़ें। और अब हम इसका कहानी के तत्वों के आधार पर विवेचन करेंगे कि जैसा कि बताया कि कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। तो कहानी के 6 तत्वों के आधार पर अगर हम इसकी समीक्षा करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कथानक की बात करेंगे। तो कथानक जो है इसका अच्छा एक संक्षिप्त कथानक लिया गया है। इसमें जैसे 3 वर्षों का जो कथानक है वो एक कहानी में समेटा गया है। और किस प्रकार से कौशल के नगर उत्सव से आरंभ होता हुआ, प्रणय निवेदन से बढ़ता हुआ, फिर से उसके प्रेमी के आने और दुर्ग आक्रमण की योजना बनाने और गिरफ्तार होने तक चलता हो। तो एक बड़ी सुंदरता से जयशंकर प्रसाद जी ने इसके कथानक को समेटा है। संक्षिप्त है, निश्चित तौर से जो अनिवार्य गुण है संक्षिप्तता, तो संक्षिप्त कथानक है। तो इसका जो आरंभ होता है बहुत ही सुंदर ढंग से इसका आरंभ हुआ है। नगर विकास, नगर का जो उत्सव था, खेती का उत्सव, विकास भी उसी ढंग से चलता है और विकास में आकर वो उससे प्रणय निवेदन करता है। और कौतूहल में जब वो उससे ये कहता है कि मैं तुझे रानी बनाऊंगा, और इस ढंग से चलते हुए तो पाठक के मन में विचार आने लगता है कि अब क्या होगा। चरम सीमा वहाँ पर आती है जब वो सेनापति के सामने चली जाती है और उसके सामने राज खोल देती है। और अंत अंत में यहाँ पर होता है कि तो मुझे भी प्राण दंड मिले। तो इस प्रकार से ये कहानी अपने कथानक के रूप में पूर्णतया सफल है। और इसमें जैसा बताया गया कथानक संघर्ष की स्थिति को पार करता है, विकास को प्राप्त करके कौतूहल को जगाता हुआ चरम सीमा तक पहुंचता है और उसी के साथ में कहानी का अंत हो जाता है। पात्र का चरित्र चित्रण की बात करें तो निश्चित तौर से इसका जो सबसे सशक्त चरित्र है वो मधुलिका का चरित्र है, क्योंकि इसमें स्वाभिमानी है जैसा हमें पहले मालूम हुआ था, और निर्भीक है, और प्रेमी हृदय भी रखती है। वो एक प्रेमिका हृदय रखती है, तभी वो अरुण के साथ में लगती है। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, अपने गौरव पर गर्व करती है, वो पिता से प्रेम करती है, और अनेक गुणों से युक्त मधुलिका सबसे सशक्त चरित्र मानी जा सकती है। तो इसके चरित्र चित्रण के बारे में हम पढ़ें तो मनोविज्ञान भी इसमें आता है कि एक पल को हम देखते हैं कि एक तरफ उसे सिंह मित्र दिखने लगते हैं और दूसरी तरफ उसको अरुण दिखने लगता है। तो अंत में वो सिंह मित्र यानी अपने देश प्रेम की ओर बढ़ती है। तो एक मजबूत चरित्र है। और जहाँ तक बात करें तो बाकी सभी सामान्य चरित्र है, लेकिन इन सभी चरित्रों में मधुलिका का चरित्र सबसे निखर कर सामने आता है। तो आगे हम देखते हैं तो वातावरण। वातावरण जो निश्चित तौर से भौतिक वातावरण तो है ही, लेकिन मानसिक वातावरण की सुंदरता बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त की गई है। तो इस ऐतिहासिक कहानी में भौतिक वातावरण मानसिक कहानी का अतिरिक्त महत्व होता है, क्योंकि उसी के द्वारा लेखक पाठक को युग विशेष में ले जाता है और सच्ची झांकी पेश करता है। बिल्कुल ठीक कहा है। जैसा कि हमें वातावरण में देखने को मिलता है कि अगर वर्णन किया जा रहा है, खेती उत्सव का वर्णन किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि हम भी वहीं पर उपस्थित हैं। अगर हम बात करें कि वापस वो अपनी कुटिया में लेटी हुई और मगध का राजकुमार लौट कर आता है, निर्वासित राजकुमार लौट कर आता है, तो हम उस वातावरण को अनुभव कर पाते हैं। तो बहुत ही सुंदरता से प्रकृति का जो वर्णन करते हैं तो हम उसको अनुभव कर पाते हैं। यही इस कहानी की सफलता। और जब राज दरबार में खड़े होते हैं, जब वो मधुलिका कहती है मुझे भी प्राण दंड मिले, तो हम इस चीज़ को अनुभूत कर पाते हैं। हम देख पाते हैं कि हम भी उस राज दरबार में किसी दरबारी के रूप में खड़े हुए हैं और मधुलिका को उस कोने में जाते हुए अनुभव करते हैं। उस इसी ढंग से अगर हम अपने मन में करें तो जैसे बाहुबली जो एक फिल्म आई थी, उस ढंग की एक अनुभूति हम कर सकते थे, किस प्रकार का परिदृश्य वहाँ पर रहा होगा। संवाद की बात करें तो संवाद बहुत ही सुंदर संवाद है इसके अंदर रखे गए हैं। छोटे छोटे संवाद लिखे गए हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कई संस्कृत शब्दों जैसे शब्द और आलोक ना हो, और या फिर उसको जो प्रेम निवेदन करता है तो उसके लिए जो शब्द काम में लिए गए हैं, या फिर जब हम बात करके मधुलिका और अरुण के बीच में जो संवाद हुए, या जो प्रारंभिक संवाद हुए अरुण मधुलिका और राजा के बीच में, वो काफ़ी अच्छे संवाद है। और इसको नाटकीयता लाने के लिए मतलब काफ़ी अच्छे छोटे छोटे संवादों का प्रयोग इसमें किया गया है। और ये जो कहानी जो आरंभ होती है वो मधुलिका और राजा के संवाद से आरंभ होती है, और पूरी तरह से मधुलिका का चरित्र चित्रण प्रस्तुत कर देते हैं उनके संवाद।
आगे बढ़ते हैं हम। तो संवाद की विशेषता भी हम थोड़ी सी देखेंगे। कहानी में स्थगित कथन, लंबे चौड़े भाषण या तर्क वितुड़ संवादों के लिए स्थान नहीं होता। नाट्यता रहने के लिए छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया जाता है। संवादों से आरंभ होने वाली कहानी वास्तव में प्रभावी होती है। संवाद देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ पर यह कहानी बिल्कुल पूरी तरह से सफल होती है, क्योंकि जो संवाद है पूरी तरह से देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुरूप ही है। रोचक, तर्कपूर्ण एवं प्रभावमय हो तथा उनका कार्य कथा को आगे बढ़ाना हो। बिल्कुल ठीक है। चलिए, भाषा शैली। भाषा शैली की हम अगर बात करें तो भाषा शैली एक धारामय प्रवाह की भाषा शैली है, जो निरंतर कहानी को आगे से आगे बढ़ाती है। और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, सरल शब्द प्रयोग किए गए हैं, ताकि कहानी में कहीं कोई कठिनता नहीं है और कोई भी व्यक्ति इस कहानी को आसानी से समझ सकता है। तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी शैली का ही प्रयोग किया है, कि जिसके अंदर वो ऐतिहासिक बोध लेकर आते हैं। तो ये पूरी तरह से, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा भी पूरी तरह से खरी उतरती है इस कहानी पुरस्कार में। तो लेखक को थोड़े में बहुत कुछ कहने की कला में निपुण होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं मात्र 8 पृष्ठों में उन्होंने इस पूरी कहानी को रच दिया, लंबे चौड़े जो अंतराल थे उसको भी। तो पूरी तरह से ये सफल कहानी है। और अगर हम बात करें उद्देश्य, तो इस कहानी का जो उद्देश्य है वो हम जान सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रेम पर देश प्रेम की महत्ता, और जो बिल्कुल जो अपने देश प्रेम के लिए समर्पित हो जाना फिर से वापस आती है और वो राजकुमार अरुण के साथ में खड़ी हो जाती है। तो एक चरित्र भी बताना होता है, एक नारी का चरित्र बताना होता है। तो इसमें ये कहानी पूरी तरह से सफल है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्राचीन कार्य का उद्देश्य मात्र मनोरंजन या उपदेशात्मक था, किंतु आज विविध सामाजिक परिस्थितियाँ, जीवन के प्रति विशेष दृष्टिकोण या किसी समस्या का समाधान और जीवन मूल्यों का उद्घाटन आदि कहानी के उद्देश्य होते हैं। और अगर हम बात करें तो कहानी, ये जो 6 तत्व बताए गए हैं, 6 तत्वों का पालन करे कहानी, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आजकल कई ऐसी कहानी भी चली, जैसे कहानी या फिर प्रति कहानी, एंटी स्टोरी। तो इससे हम पाते हैं कि कहानी के 6 तत्वों का पालन नहीं हो पाता, कहीं पर कथानक नहीं आते। लेकिन मूल उद्देश्य की कहानी कितनी प्रभावोत्पादक रही है, यही कहानी का मुख्य उद्देश्य रहता है। और इसमें कहानी को सफलता मिलनी चाहिए। जहाँ पर हम बात करें पुरस्कार कहानी की, तो पुरस्कार कहानी अपनी इन कहानी के तत्वों के आधार पर तो पूरी तरह से सफल रही है। और साथ ही कहानी ने बहुत अच्छा प्रभाव भी छोड़ा है पाठक के मन पर। तो हम मान सकते हैं कि बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। कहानी के संबंध में अगर कोई भी प्रश्न हो, प्रकृति के संबंध में प्रश्न हो, शीर्षक स्पष्ट होता ही है कि शीर्षक पुरस्कार ही बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि अंत में आने पर पहले भी जो कहानी की शुरुआत भी एक पुरस्कार से होती है और अंत भी पुरस्कार पर ही होता है। तो पूरी तरह से शीर्षक भी सार्थक है। तो एक सफल कहानी हमने पढ़ी है, आप भी इसे पढ़िएगा, आगे की कहानी भी पढ़िएगा। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।